जय हिंद दोस्तों। आज हम 11वीं क्लास की बुक हॉर्नबिल के क्रॉस सेक्शन के पहले चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को समझेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट मीन्स ये किसी की पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकती है या आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। पोर्ट्रेट बेसिकली फेस से लेकर शोल्डर तक या शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा तक का पार्ट कंटेन करती है। इसका दूसरा अर्थ होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी, किसी का शब्द चित्रण या वर्णन। इसके ऑथर खुशवंत सिंह जी हैं। इनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। ये एक इंडियन ऑथर थे, नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, डिप्लोमेट थे। डिप्लोमेट बताओ क्या होता है? कूटनीतिज्ञ या राजदूत मीन्स अ पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। मतलब जब फॉरेन कंट्रीज़ में जब इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, जो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिप्लोमेट होते हैं। ठीक है। खुशवंत सिंह जी ने काफ़ी बुक्स और नॉवेल्स लिखे। इनका सबसे प्रचलित नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान जो 1956 में आया था। ये खुशवंत सिंह जी ने पार्टीशन ऑफ इंडिया जो 1947 में हुआ था ना, उस पर लिखा था। अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था, जो उन्होंने वहाँ पर देखा था। पार्टीशन से पहले इंडिया ब्रिटिश इंडिया था और पार्टीशन के बाद इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग हो गए थे। ये नॉवल इनका ट्रेन टू पाकिस्तान इतना फेमस हुआ और इसके ऊपर 1998 में मूवी भी आई थी। जी हाँ, इनके नॉवल पर मूवी भी बनी थी। इस चैप्टर में ऑथर अपनी खुद की कहानी सुनाते हैं, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव है। यहाँ पर हम हर वर्ड्स को समझेंगे। बायोग्राफी मीन्स जीवनी, यानी जीवन का लेखा जोखा, जो लिखा जाता है किसी और के द्वारा। द स्टोरी ऑफ समबडीज लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, अपनी खुद की लिखी हुई जीवनी, यानी द स्टोरी ऑफ समबडीज लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। ये खुद की लिखी हुई, जैसे विंग्स ऑफ फायर, ये ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ये बुक उन्होंने खुद लिखी थी अपने जीवन पर। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि मैं अपनी दादी के साथ बचपन से ही गांव में रहा करता था। मेरे पेरेंट्स शहर में रहा करते थे। दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहा करते थे। दादी हमेशा मेरी देखभाल किया करती थी और मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आता था। दादी का मुझे तैयार करना, स्कूल के लिए नाश्ता बनाना और मेरे साथ स्कूल के लिए चलना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मेरे पेरेंट्स ने हमें शहर आने के लिए कहा। ये हमारी दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट था। अब हम लोग गांव नहीं शहर में रहने लग गए थे। अब मैं किसी गांव के स्कूल में नहीं, एक शहर के इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा था। अब मैं बस में जाता था, दादी के साथ नहीं। इस तरह मेरी और दादी के बीच कम बातें होने लगी। हालांकि हम एक ही कमरे में अब भी रह रहे थे, लेकिन पहले जैसी बात खत्म हो गई थी। दादी को मेरे द्वारा बताई गई इंग्लिश स्कूल की बातें पसंद नहीं आती थी और ये सब उन्हें अजीब लगता था। वो हमेशा कहा करती थी, स्कूल में कोई भगवान या धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्यों नहीं सिखाता। इस तरह मेरी और दादी की दोस्ती और टूटती गई और हम लोग और अलग होने लगे। और फिर कुछ समय बाद मैं 5 साल के लिए विदेश चला गया पढ़ाई करने के लिए। दादी को इस बात का दुख तो था, लेकिन दादी ने अपने दुख और भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं दिया। वो मुझे छोड़ने तो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने दुख को कभी नहीं दिखाया। अब इससे आगे क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम एंड में पहुंच रहे होंगे। चलो तो फिर ठीक से फटाफट शुरू करते हैं इसे। और ध्यान रखना, मैं वर्ड मीनिंग को बड़े ध्यान से समझाऊंगा। उन्हें अच्छे से खुद कॉपी पेन पे लिखते हुए चलना, ताकि आगे दिक्कत ना हो। वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम इन्हें अभी नहीं तैयार करते तो ये बार बार हमें आगे कांटे की तरह चुभते रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव है, यानी ऑथर अपने बारे में ही बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमेन। मेरी दादी औरों की दादी की तरह ही एक ओल्ड लेडी थी, एक वृद्ध स्त्री थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। वो बूढ़ी थी और रिंकल्ड थी
यानी झुर्री वाली थी। झुर्री वाले जो लोग होते हैं ना, चेहरे पे झुर्री झुर्री छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनके कटे पिटे भी हो जाते हैं इस तरह। मतलब इस तरह मैं उन्हें 20 सालों से जानता था, ओल्ड और रिंकल्ड। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग ऐसा कहते थे कि वो एक बार युवा थी, यंग थी और प्रिटी खूबसूरत थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ टंगा हुआ था? अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस क्या होता है? जब जहाँ आग सेकने वाला होता है ना, जो अंगीठा होता है, जैसा ये पिक्चर में दिख रहा है, तो उसके ऊपर कोई शेल्फ बनी होती है, उस पर सामान रखने के लिए जगह को हम मेंटल पीस बोलते हैं। यानी a shelf of wood, marble, or even a stone above a fireplace. He wore a big turban and loose-fitting clothes. वो एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest and looked at least 100-year-old. इस लाइन को तो मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत भी नहीं है, आगे चलते हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिसके पास कोई वाइफ हो या चिल्ड्रन हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो इस तरह दिखते थे as if मतलब होता है ऐसा मानो जैसे कि, यानी जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं किसी के सामने और उनसे कहते हैं कि इमेजिन करो कि देखो ऐसा था वो, ऐसी थी वो, ऐसा मैंने देखा होते हुए, तो जब वहाँ पे as if लगाते हैं, as if को एज दो से रिप्लेस किया जा सकता है। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे लगते थे जैसे मानो कि उनके बहुत सारे पोते हों। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और खूबसूरत होने की बात करें, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। देखो, थॉट यानी विचार, तो ये विचार रिवॉल्टिंग है। रिवॉल्ट मतलब होता है विरोध करना, विद्रोह करना, तो ये विचार गलत था ऑथर के लिए। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें उन गेम्स के बारे में, उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो खेला करती थी। शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, शी यूज्ड टू प्ले। यूज्ड टू एक पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म है, जब हम पास्ट में कोई हैबिचुअल एक्ट के बारे में बताते हैं कि मैं गिटार बजाया करता था, आई यूज्ड टू प्ले गिटार। इस तरह से कोई भी काम अगर मैं पास्ट में करता था लेकिन अब शायद नहीं करता, तब मैं इसको यूज़ करूँगा, आई यूज्ड टू। ठीक है, तो हमने कहा शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो बच्चों की तरह खेलती थी। जब वो बचपन में बच्चे जैसी थी उस तरह वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ? एब्सर्ड यानी बेतुका, मूर्ख या बेढंगा, अनयूजुअल, नॉट लॉजिकल एंड सेंसिबल। अनडिग्निफाइड यानी दैट लैक्स डिग्निटी, यानी अभद्र, अजीब, जो डिग्निटी नहीं कंटेन करता। ठीक है ना, तो क्या सेंस बन रहा है हमारा? दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट्स, यानी जो बिल्कुल एब्सर्ड लगता था, अभद्र लगता था, अजीब लगता था और अनडिग्निफाइड लगता था ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट। देखो यहाँ पे, और हम ट्रीट करते थे, ट्रीट करना मतलब बर्ताव करते थे, हम उसको इस तरह लेते थे। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट। फेबल्स मतलब किस्से कहानियाँ जो होती हैं, और हम उन्हें किस्से कहानियों की तरह ट्रीट किया करते थे। किनकी? वो भी ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट क्या होते हैं? पैगंबर होते हैं जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और मैसेंजर ऑफ गॉड कहे जाते हैं अलग अलग धर्मों में। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। और ये हमें किस्से, पैगंबर के किस्से कहानियों की तरह लगती थी जो हमें बताया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से छोटे कद की, मोटी और थोड़ा झुकी हुई रहती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स।
रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस होता है आड़ी तिरछी, अ पैटर्न ऑफ मैनी स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर्स। आड़ी तिरछी रिंकल जो झुर्रियाँ थी उनकी आड़ी तिरछी थी फेस पर। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। नहीं, हम पक्के थे कि वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, बूढ़ी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। टेरेबली का जो मीन्स है दो होते हैं, बहुत ज़्यादा या भयानक रूप से। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से एक ही उम्र पर ठहर गई थी। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से खूबसूरत थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hobbled about the house. Hobble basically होता है लंगड़ा कर चलना या बेढंगी से चलना, walk with difficulty और walk in an awkward way। तो वो बेढंगी से चलती थी घर पर। With one hand resting on her waist to balance her stoop, यानी जो उनका एक हाथ था कमर पे रहता था अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए, अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जो दूसरा क्या करता था, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। बीट्स मीन्स क्या होता है? बीट्स मीन्स होता है मोती या मन के। अ स्मॉल बॉल कंटेनिंग 2 होल्स इन द मिडल ऑफ इट, ठीक है। और रोजरी ऐसी माला जो जप करने के लिए यूज की जाती है, मोतियों वाली माला होती है ना, तो जप माला बोलते हैं उसे, सुमिरनी बोलते हैं उसे। अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स दैट इज यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर्स। और उनका दूसरा हाथ क्या करता था, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, यानी जो जप माला से जप करता था, मतलब वो जप करते थे, उससे ये सेंस है लिखने की, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। हाथ नहीं बोलता था, वो खुद बोलती थी उस हाथ से जप करते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल। सिल्वर लॉक्स, पहले लॉक्स को समझ लेते हैं। LOCK, लॉक का एक मीनिंग होता है लट, बालों, कुछ बालों को मिक्स करके जब एक लट निकाल लेते हैं ना, उसे बोलते हैं लॉक। लेकिन LOCKS, लॉक्स प्लूरल है ये, तो इसका मतलब होता है पूरे बाल। ये वर्ड लिटरेरी है, यानी ये वर्ड साहित्य में या बुक्स में ही मिलेगा आपको, जनरल लैंग्वेज या स्पोकन लैंग्वेज में नहीं यूज़ किए जाते ऐसे वर्ड। इन वर्ड्स को लेबल दे दिया जाता है और ये सब वर्ड रजिस्टर्ड लेबल कहलाते हैं। फॉर्मल वर्ड, इनफॉर्मल वर्ड, ओल्ड फैशन्ड, ऑफेंसिव, ये सब वर्ड हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो पड़ा होगा मेरे चैनल पर ही, या डालने वाला हूँ मैं उसे चैनल पे। वैसे मुझे नहीं पता आप कब आ रहे हो, चैनल पे देख सकते हो अगर सीखना है इस बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो उनके सिल्वर बाल थे, सिल्वर सलेटी से बाल होंगे, वर स्कैटर्ड अनटाइडली। अनटाइडली मतलब डिसऑर्डरली, बेढंगे तरीके से उनके फैले रहते थे। ओवर हर पेल, पकड़ फेस। पेल मतलब होता है लाइट इन कलर, फीका, धुंधला, मुरझाया हुआ, नेगेटिव सेंस देता है ये वर्ड। यानी जब हम बीमार हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का कलर पेल हो जाता है, हल्का पड़ जाता है जो भी कलर है बॉडी का वो। पकड़ फेस, पकड़ मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्टेड, यानी सिकुड़ा हुआ। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और जो उनके लिप्स थे ऐसा लगता था कि वो कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, एक ना सुनाई देने वाली प्रेयर कर रहे हो। देखा होगा आपने कि होठ बहुत जल्दी जल्दी हिलते रहते हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उन लोगों के। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो इस तरह थी कि एक विंटर लैंडस्केप हो। अब लैंडस्केप क्या होता है हम जानते ही हैं, एक ऐसा दृश्य है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो, काफ़ी बड़ा हो और एक बार में सारी चीज़ें देखी जा सके उसमें। अ व्यू दैट कैन बी सीन इन अ सिंगल व्यू, या एवरीथिंग कैन बी सीन इन अ सिंगल व्यू इन दैट व्यू, जिसे हम प्राकृतिक दृश्य या भूदृश्य बोलते हैं, है ना। देखा होगा अपने पहाड़ वगैरह होते हैं, नदियाँ, एक काफ़ी बड़ा फैला हुआ, और पेंटिंग्स होती हैं उन्हें भी लैंडस्केप बोलते हैं। तो अपने टॉपिक पे आगे बोलते हैं। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी लगती थी, जैसे सर्दियों का प्राकृतिक दृश्य पहाड़ों वाला। कॉमा लगा रखा है आगे। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ये वही इन्फर करने वाली लाइन आ गई है।
हमें कुछ लाइंस और एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं जो हमें इन्फर करने होते हैं। इन्फर करने का मीन्स होता है जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमसे हमारी राय मांगी जाती है उस इन्फॉर्मेशन पे। हाँ भाई, क्या समझते हो आप इससे, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तब उसे बोलते हैं इन्फर करना, अनुमान लगाना। बेसिकली हिंदी में ये निकलता है इसका मीनिंग। तो देखते हैं इसे। ये है एक्सपांस, ये ई वाला नहीं है, ए वाला है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? फैलाव, जो फैला हुआ है। अ वाइड एंड ओपन एरिया, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग काम, शांत चित्तता, शांत होने की जो कला है, जो शांत होने की जो क्वालिटी है उसे बोलते हैं एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। इसे मीनिंग दे सकते हैं द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ कामनेस एंड पीस दैट इज एल्यूरिंग, यानी एक ऐसी शांति, ऐसी क्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा शांत करने वाली है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस यानी शांति और कंटेंटमेंट हमें पता ही है संतुष्टि या संतोष, ये सेटिस्फैक्शन की तरह ही है। तो ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट यानी थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं दोनों अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता ने मुझे दादी के साथ छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने गए थे। And we were constantly together, और हम हमेशा से साथ में थे, हम रेगुलरली साथ में थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह जल्दी उठाया करती थी। देखो फिर आ गया नहीं used to वाला, पहले हमने समझा था अभी से। तो वो मुझे सुबह जल्दी उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। समझते हैं इसे। वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को गाया करते थे, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस का मीनिंग क्या होता है? ये पहले तो मोनोटोनस नहीं है, मोनोटोनस। इसका मीनिंग होता है नीरस, जिसमें चेंज नहीं होता, परिवर्तन रहित है, और इसी कारण ये बोरिंग भी है। तो इसकी डेफिनेशन है नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। जैसे मोनोटोनस लाइफ, मोनोटोनस वर्क, मोनोटोनस रूटीन, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंग सॉन्ग भी है। सिंग सॉन्ग कुछ इस तरह है, ऐसी आवाज़ जिसमें ऊंची नीची लय जाती रहती है, उस आवाज़ में गाया गया सॉन्ग सिंग सॉन्ग होता है। इस लय में बोली गई चीज़ें सिंग सॉन्ग बोली जाती हैं। अ वे ऑफ स्पीकिंग इन विच अ पर्सनस वॉइस कीप्स राइजिंग एंड फेलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग हो गया हमारा। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो बाय इट हार्ट। वो और इस आशा में रहती थी कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे सुनूंगा और इसे अपने दिल से समझूंगा, पूरे ध्यान से समझूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्यार था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन इसे सीखने का मैंने प्रयास नहीं किया। अच्छा, बॉदर ये वर्ड अच्छा है, इसे समझ लेते हैं अच्छे से। ये अक्सर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ किया जाता है। इसका होता है किसी को परेशान या चिंतित करना, टू डिस्टर्ब, एनॉय और वरी, या टू कॉज समबडी ट्रबल इन पेन, किसी को परेशान करना, किसी को चिंतित कर देना। दूसरा इसका मीनिंग होता है कुछ करने का प्रयास करना या कष्ट करना, अपनी ऊर्जा लगाना उस काम को करने में, कुछ करना बेसिकली। टू मेक द एफर्ट टू डू समथिंग, टू स्पेंड टाइम एनर्जी डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे सेकंड वाले के सेंस पकड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या नहीं करते थे, मैंने कहा था ना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो हमारा जो बुक का सेंटेंस है वो भी यही कह रहा है, बट आई नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे सीखने का प्रयास नहीं किया, कष्ट नहीं किया। देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। फैच का मीनिंग होता है कहीं जाकर कुछ लाना या किसी को लेकर आना, जैसे बाजार जाके कुछ सामान लाना, स्कूल जाके बच्चों को लेकर आना, या और सारी चीज़ें लेकर आना। टू गो वेयर समबडी और समथिंग इज एंड ब्रिंग दैम और इट बैक।
देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो क्या करती थी, मेरी वुडन स्लेट लाती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। तो जो वो पहले से ही, वो मेरी वुडन स्लेट ला देती, जो वो पहले से ही धो देती थी और प्लास्टर्ड विद येलो चौक, मिट्टी से प्लास्टर करना, बेसिकली पोता जाता था। और आगे भी है कुछ, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, अर्थन मतलब मेड ऑफ अर्थ, ये क्ले की बात हो रही है, यानी मिट्टी का। इंक पॉट होता एंड अ रेड पेन। टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, ये एक बंडल में बांध देती थी और वो मुझे दे देती थी या मेरे हाथ में पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, एक मोटी बासी रोटी जिसके साथ बटर, मक्खन और थोड़ा शुगर यानी चीनी चारों तरफ होती थी इसके, ऐसे नाश्ते को खाने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो क्या कैरी किया करती थी, बहुत सारी स्टेल यानी बासी चपातीज को अपने साथ लेकर आती थी गांव के कुत्तों के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, ये तो हो गया। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल के साथ मंदिर जुड़ा हुआ था, मंदिर लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे यानी वर्णमाला सिखाते थे इन द मॉर्निंग प्रेयर के साथ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो 26 मत बोल देना, बेसिकली एक ही अल्फ़ाबेट है जिसे हम वर्णमाला बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में 26 लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, वर्णमाला यानी वर्णों की माला, ये सब वर्ण मिलके एक माला बनाते हैं, वर्णमाला है, ठीक है। फिर आगे और हमें पता ही है कॉन्सोनेंट और वोवेल अलग अलग बढ़ जाते हैं, वो आगे चलते हैं। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, जब बच्चे लाइन में बैठते थे either side of the veranda singing the alphabet, या तो वरांडा यानी बरामदा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, बरामदे के एक तरफ अल्फ़ाबेट को गाते हुए, और द प्रेयर इन अ कॉरस, या तो ग्रुप में बैठ के प्रेयर किया करते थे। कॉरस मतलब ऐसी सिंगिंग होती है जो ग्रुप में गाई जाती है ना, ग्रुप में जो सिंगर गाते हैं वो कॉरस गाते हैं। आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, उस टाइम यानी जब बच्चे या तो एक साइड बैठ के वरांडा में बैठ के अल्फ़ाबेट गा रहे होते थे या फिर किसी ग्रुप में गा रहे होते थे, तब मेरी दादी क्या करती थी, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी अंदर बैठकर स्क्रिप्चर पढ़ रही होती थी। स्क्रिप्चर मीन्स होता है धर्म ग्रंथ, द होली बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों कंप्लीट कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम साथ में चले जाया करते थे। दिस टाइम विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर वॉट, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। वो कुत्ते हमें फॉलो किया करते थे, हमारा पीछा किया करते थे, हमारे घर का पीछा किया करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, ग्रोलिंग मतलब होता है गुर्राना, जो कुत्ते गुर्राते हैं ना, वो साउंड। एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, गुर्राते थे और लड़ाई किया करते थे रोटी के लिए जो हम उन्हें दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर में ठीक से आराम से सेटल हो गए थे, बस गए थे शहर में बेसिकली। दिस सेंट फॉर अस, सेंट फॉर मतलब होता है बुलवाना अपने पास, किसी को बुलवाना या किसी चीज़ को बुलाना अपने पास या बुलवा लेना, ठीक है। दिस सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया जब वो ठीक से शहर में बस गए थे। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, टर्निंग पॉइंट एक नया मोड़, एक अहम परिवर्तन, मतलब एक ऐसा टाइम या ऐसा पॉइंट जहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत अहम या महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। द टाइम व्हेन एन इम्पॉर्टेंट चेंज टेक्स प्लेस, टर्निंग पॉइंट के बाद मोस्टली इन प्रेपोजिशन आती है, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट इन, ऑफ भी आता है, इन
मोस्टली मिलेगी, ठीक है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। ऑल्दो यानी हालांकि होता है, यद्यपि बोलते हैं इसे। ये जब यूज़ होता है जब दो अपोजिट सेंस वाले सेंटेंस एक साथ आ रहे होते हैं। हालांकि हम एक ही कमरे में रह रहे थे, मेरी दादी मेरे साथ अब और नहीं स्कूल जाया करते थे। नो लॉन्गर मीन्स अब और नहीं या ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, दो सेंस होते हैं, एक लग रहा है यहाँ पे अब और नहीं जाते थे। आगे बढ़ते हैं। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब सड़कों पर कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। इस सेंटेंस में टेक टू फ्रेजल वर्ब है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं तो एक नया एक्सप्रेशन बन जाता है, यानी टेक टू डूइंग समथिंग। डूइंग यहाँ पे कोई भी वर्ब हो सकती है, टेकिंग, गोइंग, कमिंग। तो टेक टू डूइंग समथिंग, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को अपनी आदत की तरह करने लगना, आदत बना लेना। टू बिगिन टू डू समथिंग एज अ हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, आई टुक टू स्टडिंग 9 o'clock और दे हैव टेकन टू वेकिंग अप लेट। उन्होंने देर से उठना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने एज अ हैबिट की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो ऑथर यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ यूज़ किया शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो क्या आदत थी उनकी? टुक टू फीडिंग द स्पैरोज, जो गौरिया छोटी चिड़िया होती है उनको खाना खिलाना, उनको दाना डाला करते थे। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में। 5th पैराग्राफ पे चलते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी saw लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमने एक दूसरे को कम देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आता था तो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे आज क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round etc. मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता था, छोटी मोटी चीज़ें जो साइंस से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में बताता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताता था, जो 9th और 10th में पढ़ा होगा आपने ये ग्रेविटी वाले चैप्टर में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड etc, और ये जो संसार है ये राउंड है, इन चीज़ों के बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। अब वो मेरी इन चीज़ों में मदद नहीं कर सकती थी, मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। जो इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ाया जाता था वो उस पर विश्वास नहीं करती थी और डिस्ट्रेस्ड, परेशान रहती थी। देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, भगवान की और धार्मिक ग्रंथों की कोई टीचिंग्स नहीं थी, कोई वहाँ पे मॉरल एजुकेशन नहीं थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं, संगीत की क्लासेस दी जा रही हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड का मीनिंग होता है घृणा से, कामुकता या अश्लीलता दिखाने वाला, जो अश्लील है, भद्दा है, इस तरीके की चीज़ों को दिखाता है और जो मानसिक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है लोगों को। रेफरिंग टू और इन्वॉल्विंग सेक्स इन अ र्यूड एंड ऑफेंसिव वे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ल्यूड स्टेटमेंट हो सकता है किसी का, ल्यूड बिहेवियर हो सकता है किसी का, किसी के साथ जोक्स हो सकते हैं किसी के। और इसी की तरह एक वर्ड होता है, ये हमारे चैप्टर का नहीं है, ऑब्सीन। ऑब्सीन भी वर्ड ऐसा ही है जो सेक्स को शो करता है ऑफेंसिव वे में, गलत तरीके से। अगर आपको ये चीज़ें दिखाई जाती हैं गलत तरीके से तो ये आपकी मानसिकता पर प्रभाव डालते हैं। तो आपको ये जब परेशान करती हैं चीज़ें ऐसी, तो ये ऑब्सीनिटी के अंदर आती हैं। हर देश में इसके बारे में एक एक्ट होता है, एक कानून होता है, जिसे हम एंटी ऑब्सीनिटी एक्ट बोलते हैं। तो हर देश में अलग अलग होती हैं चीज़ें, ठीक है। ये ज़रूरी था जानना, हमने जान लिया। अब वापस आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन।
उनके लिए म्यूजिक एक ल्यूड एसोसिएशन, अश्लील संगठन था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। ये मोनोपोली मीन्स जब किसी का किसी चीज़ पर कंप्लीट कंट्रोल होता है, पोजेशन अधिकार होता है, तब वो मोनोपोली के अंदर आ जाता है। द एक्ट ऑफ कंप्लीट कंट्रोल, पोजेशन और यूज ऑफ समथिंग, जिसे यानी किसी एक का अधिकार यानी एकाधिकार, पूरा नियंत्रण। बिजनेस में जैसे देखते हैं बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनकी मोनोपोली होती है। जैसे टूथपेस्ट की बात करें तो कॉलगेट की है, मोबाइल सिम की बात करें तो जियो की है, तो ये मोनोपोली बोली जाती है। ठीक है, अब अलग अलग फील्ड में अलग अलग मोनोपोली हो सकती है। तो इन्होंने क्या बताया है कि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। हार्लॉट यानी अ प्रोस्टिट्यूट, वैश्य। जेंटल फॉक यानी जो अच्छे लोग होते हैं, कुलीन समाज से होते हैं। ये मोनोपोली है हार्लॉट्स और बैगर्स की, और नहीं बनाई गई है सामान्य लोगों के लिए जो कुलीन वर्ग है। ऐसा उन्हें लगता था हमारे ऑथर की दादी को। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी उसका मतलब डिसअप्रूवल यानी असहमति थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात किया करती थी, रेयरली बात किया करती थी। 6th पैराग्राफ देखते हैं। When I went up to university, I was given a room of my own. Go up to university, ये एक सेंस है go up to। ये मोस्टली जब पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं तभी मोस्टली लगाई जाती है। तो यहाँ पे ऑथर आपको ये सिखाना चाह रहे थे। जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए बाहर गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मेरे को एक खाली रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। जो हमारा एक रिश्ता था जो अब कॉमन हो चुका था क्योंकि हमारी कम बात हो रही थी, वो कॉमन लिंक जो था एक हमारा सामान्य सी एक डोर की तरह जो बंधे हुए थे वो भी टूट गया था, वॉज स्नैप्ड। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी ने एक्सेप्ट कर लिया था अपना सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन हमें पता ही है, इस्तीफा। जब कोई जॉब या कोई काम कर रहे होते हैं वहाँ से छोड़ देते हैं तो ये देना होता है, तब जाके छोड़ते हैं लिखित में कि नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस। सेक्लूजन क्या होता है? सेक्लूजन सबसे पहले देख लेते हैं, सेक्ल्यूड से बना है। सेक्ल्यूड का मतलब होता है एकांत में जाना, अकेले हो जाना किसी कारणवश, और ये उसका नाउन है सेक्लूजन। इसका मतलब क्या बनेगा फिर? एकांतता। द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट और ऑफ हैविंग लिटिल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, औरों के साथ कम कॉन्टैक्ट रखना, एक शांत अवस्था में चले जाना। तो अगर हमें कहा जा रहा है कि आपको इस लाइन को या इस एक्सप्रेशन को अपने शब्दों में लिखना है, क्या है एक्सप्रेशन? एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। हम इसे कैसे बोल सकते हैं? शी एक्सेप्टेड हर सॉलिट्यूड विद हर ओन चॉइस। सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत, शांत, अलग होना। और दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? अब समझ लो, देखो लिखते कैसे हैं। शी एक्सेप्टेड हर सॉलिट्यूड या आइसोलेशन। मैंने अभी सॉलिट्यूड बताया है, अब आइसोलेशन भी होता है, इसका मतलब अकेलापन, ये तो पता है आपको। शी एक्सेप्टेड हर सॉलिट्यूड या आइसोलेशन विद हर ओन चॉइस। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ से हर ओन चॉइस यानी अपनी खुद की मर्जी से, अपने चुनाव से को हटा के मैं लगा सकता हूँ वॉलंटरीली। ठीक है, शी एक्सेप्टेड हर सॉलिट्यूड या आइसोलेशन वॉलंटरीली। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, इस वर्ड का एक्सप्रेशन को मीनिंग दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो बहुत कम ही किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो सुबह से शाम तक अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और प्रेयर करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। केवल दोपहर को ही वो थोड़ा आराम करती थी। फॉर अ वाइल यानी फॉर सम टाइम्स। टू फीड द स्पैरो, चिड़िया, छोटी चिड़िया गौरैया को खाना खिलाने के लिए। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, 100 ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिएबल बेडलैम ऑफ चिरम्पिंग्स। जब वो बरामदे में रोटी तोड़ने के लिए बैठा करते थे, 100 ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड राउंड हर, और सैकड़ों चिड़ियाएं उनको राउंड घेर लेती थी। मतलब अब क्या बनाते हुए? क्रिएटिंग अ वर्टिएबल बेडलैम ऑफ चिरम्पिंग। सबके मीनिंग देखते हैं पहले। वर्टिएबल यानी वास्तविक या सच्चा, बेडलैम इसका मतलब होता है पागल खाने जैसा। अ वेरी नॉइजी एंड कन्फ्यूजिंग सीन, इस तरीके के पागल खाने वाला।
चिरम मतलब होता है चिड़ियाओं की जो आवाज़ होती है, अ शॉर्ट हाई साउंड मेड बाय स्मॉल बर्ड एंड सम इंसेक्ट्स। ठीक है, सबके मीनिंग समझ में आ गए और हमें मीनिंग अपने शब्दों में बताना है। अ वर्टिएबल बेडलैम ऑफ चिरम्पिंग्स, तो क्या बनेगा? यहाँ चिड़ियाओं की वजह से निकलने वाले शोर की बात हो रही है, तो हम इसे यूँ कह सकते हैं, द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय स्पैरोज विच सीम्स लाइक टर्मोइल और कन्फ्यूजन। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग, कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाते थे। पर्च बैठना, लैंड होना। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पर भी बैठते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो मुस्कुरा देती थी लेकिन कभी उन्हें भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने abroad विदेश जाने का फैसला किया आगे पढ़ाई के लिए, I was sure of my grandmother would be upset, और मुझे पक्का यकीन था कि मेरी दादी दुखी होंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 साल के लिए अलग हो जाऊंगा। And at her age one could never tell, और उनकी एज तो कोई बता नहीं सकता था। But my grandmother could, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो भावुक भी नहीं थी। सेंटिमेंटल भावुक, इमोशनल। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने तो आई थी लेकिन बात नहीं की और ना कोई अपना इमोशन, अपनी कोई भावना दिखाई कि बिछड़ रहे हैं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ प्रेयर प्रार्थना में चल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड प्रार्थना में लीन था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी फिंगर्स जो थी बिजी थी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जाप कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, शांति से, खामोशी से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जब मैं निकला, आई चेरिश्ड, चेरिश का मीनिंग समझ लो, इसका मीनिंग होता है टू लव समबडी, और इसे ध्यान से समझना, दूसरा मीनिंग इसका टू कीप एन आइडिया, अ होप, अ प्लीजेंट फीलिंग इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी इन फीलिंग्स को या इमोशंस को एक लंबे समय तक अपने माइंड में रखना, यानी संजोए रखना। ठीक है, चेरिश का मीनिंग संजोए रखना, लंबे समय तक किसी फीलिंग या किसी आइडिया को, किसी होप को। मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट मतलब हमें पता है नमी या नम। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मतलब होता है छाप। तो जब मैं निकला तो मैंने क्या चेरिश किया, क्या संजोए रखा? द मॉइस्ट इम्प्रिंट, एक नम छाप को। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, परहैप्स यानी शायद, और शायद ये हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट का लास्ट साइन था। ऑथर को ऐसा लगा कि हम लास्ट टाइम यहाँ मिल रहे हैं फिजिकली, वैसे तो दूर हो जाएंगे आगे जाके। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ तक जब हमने कहानी सुनी थी यहीं तक पढ़ा था, अब आगे क्या होगा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं पैराग्राफ 8 से। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड आई वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद मैं वापस आया घर पर और अपनी दादी से मिला स्टेशन पर ही। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी टाइम नहीं था बातों के लिए। एंड वाइल शी क्लैस्प मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स। क्लैस्प मतलब होता है कसकर पकड़ना या मजबूती से पकड़ना, या किसी को अपने हाथों से चारों तरफ से पकड़ लेना। टू होल्ड समबडी टाइटली इन योर हैंड, टू होल्ड समबडी टाइटली विद योर आर्म्स अराउंड दैम। मैं उनकी रिसाइडिंग प्रेयर को सुन सकता था, मैं उनकी प्रार्थना को की आवाज़ को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन पर भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, और उनका सबसे खुशी वाला दिन भी उनकी अपनी स्पैरोज के पास था। whom she fed longer and with frivolous rebukes. फ्राइवलस का मीनिंग होता है हल्का, बिना गंभीरता से विचार किया हुआ। ठीक है, ऑफ पीपल और देयर बिहेवियर, सिली और फनी, स्पेशली व्हेन सच बिहेवियर इज नॉट सुइटेबल। रिब्यूक हमें पता है फटकार या डांट डपट, तो फ्राइवलस रिब्यूक का मतलब हल्की सी डांट के साथ, उन्हें बहुत देर तक खाना खिलाते नहीं। with frivolous rebuke. In the evening a change came over her. शाम को उनमें एक चेंज दिखा जो उन्हें पहले नहीं दिखता था अब्रॉड जाने से पहले। She did not pray. उन्होंने प्रार्थना नहीं की।
शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ड्रम लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। थम्ब यानी पीटा, सैगिंग स्किन मतलब होता है बहुत पुरानी या ढीली स्किन, डाइलैपिडेटेड का मतलब होता है पुराना जो बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में हो। और मीनिंग बताना है आपको, सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन पता चल गया लूज स्किन होती है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, बहुत बेकार। डाइलैपिडेटेड खराब, फंडर, बेकार बिल्कुल। तो इसका मीनिंग हम इस तरीके से बना सकते हैं, द टॉर्न सरफेस या लेयर ऑफ आउटडेटेड ड्रम, एक पुराने ड्रम की फटी हुई सरफेस को उन्होंने पीटा, थम्प्ड। और घर वापसी के गीत गाए, वो भी वॉरियर्स के। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें तैयार करना पड़ा, राजी करना पड़ा। परsuade मतलब होता है मनाना, राजी करना, तैयार करना। टू मेक समबडी रेडी टू डू समथिंग, रोकने के लिए, ताकि ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए, खिंचाव ना आ जाए उन्हें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सीन्स आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये ऐसा पहला टाइम था जब मैंने उन्हें देखा या जाना कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, यानी 9th पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, एक हल्का सा उन्हें बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी ने इसे कुछ अलग तरीके से ही सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया कि मेरा अंत आ गया है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। उनकी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव, लास्ट चैप्टर यहाँ पे लास्ट टाइम या अंतिम पड़ाव की बात हो रही है, तो मेरी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव के कुछ घंटों से पहले she had omitted to pray, कि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। she was not going to waste any more time talking to us, वो और ज़्यादा हमसे बात करने में टाइम बर्बाद नहीं करने वाली थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया, उन्हें रोका। बट शी इग्नोर्ड हर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो शांति से बेड पर लेट गई प्रार्थना करते हुए, टेलिंग हर बीट्स या अपने मोती की माला, बेसिकली जो जाप करते थे मोतियाँ गिनते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers। हमारे समझने या पता लगा सकने से पहले ही उनके होंठ चलना बंद हो गए थे और उनकी माला उनके मृत उंगलियों से गिर गई थी। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। एक शांत भरा पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया था और हम जानते थे कि वो मर चुकी हैं। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her face with a red shroud। हमने उन्हें उठा लिया बेड से, and as is customary, customary means according to custom, रीति रिवाज के अनुसार उन्हें ज़मीन पर रख दिया और उनको एक रेड श्राउड यानी कफन उससे ढक दिया। A piece of red cloth that a dead person's body is wrapped in before it is buried। आगे बढ़ते हैं। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral। Mourning मतलब मातम या शोक, और ये तभी यूज होता है वर्ड जब किसी की डेथ होती है, यानी किसी के मौत का दुख है। The feeling of being sad that you have and show because somebody has died। ठीक है, और इस टाइम पर जो कपड़े पहने जाते हैं उन्हें भी मॉर्निंग बोल दिया जाता है, मातमी लिबास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मातम के कुछ घंटों बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया उनके फ्यूनरल यानी दाह संस्कार क्रियाक्रम के अरेंजमेंट के लिए, उनके प्रबंध के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। शाम को हम उनके रूम में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, स्ट्रेचर जिसमें जलाने के लिए, शव को जलाने के लिए यूज होता होगा, उसे बोलते हैं। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light।
सूरज छिप रहा था और उनके कमरे को और बरामदे को एक सुनहरी रोशनी से भर दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम आंगन के आधे रास्ते पे ही रुक गए थे। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डीड एंड स्टिप रैप्ड इन रेड श्राउड। पूरे बरामदे में और उनके कमरे में जहां वो मृत लेटी हुई थी, उनको एक लाल कफन से रैप कर दिया गया था, लपेट दिया गया था। Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों चिड़ियाएं फर्श पर इकट्ठा हो गई थी। There were no chirrupings. चिड़ियाओं की अब कोई chirrupings आवाज नहीं थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हमें चिड़ियाओं के लिए बुरा लगा और मेरी मम्मी उन बर्ड्स के लिए कुछ ब्रेड लेकर आई, कुछ चपातीज या रोटियां लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। उन्होंने इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। चिड़ियाओं ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इट मीन्स उन्होंने इग्नोर कर दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, ये कॉर्प नहीं कॉप्स, जब हम मेरी दादी के शव को उठा रहे थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो चिड़ियाँ उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह झाड़ू लगाने वाले ने या जमादार ने उन ब्रेड क्रम्स को हटा दिया, साफ कर दिया, वहाँ से डस्टबिन में गिर दिया। ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। और अब एक्सरसाइज की बात करें तो आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से सुना है तो ये सारे टॉपिक्स आसानी से कवर हो जाएंगे। हाँ, इनमें वर्किंग विद वर्ड्स का थर्ड पार्ट में कुछ टर्म्स दी गई हैं। इनमें से जो टर्म्स मैनर ऑफ वॉकिंग को रेफर करती हैं, मतलब चलने के तरीके, चलने के ढंग को दिखाती हैं या बताती हैं, उनको आपको बताना है। तो वो तभी बता पाओगे जब आपको इनके मीनिंग बताओगे। ये रहे वो वर्ड्स। ठीक है, तो फिर ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी नए चैप्टर या नई पोएम या किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए। जय हिंद, जय भारत।